हेलो एवरीवन, कल की क्लास में हम लोगों ने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट रिलेशन निकाला था। हमारा रिलेशन आया था -mz² e⁴/8ε0² n²h²। क्लियर है? यहाँ पर जब आपने ये पूरा फॉर्मूला ड्राइव किया था तो यहाँ पर हम लोगों ने ये बात भी प्रूव की थी कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो जो एनर्जी होती है दैट इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। बताया था आपको ये बात, बोले भैया। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था, मैंने जब आपने बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा था तो मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी वाले लोअर ऑर्बिट से, तो ये मैंने बताया था, रीज़न बताया था उसमें कि लोअर ऑर्बिट में लोअर एनर्जी क्यों होती है। क्या रीज़न बताया था मैंने? क्योंकि लोअर ऑर्बिट होगा तो उसके लिए एन की वैल्यू कम होगी या ज़्यादा? एन कम होगा तो ई, हाँ समझ में आ रही है बात, क्योंकि नेगेटिव लगा हुआ है। समझ में आ रही है बात? ये सब बातें मैं आपसे कल तक कर चुका था। सीन क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। अगर ये सारी कथा आपकी क्लियर है तो इसके बाद हमारे को एक नोट दिया है। उस नोट को समझने के लिए कुछ एक जो मैं आपको बता रहा हूं उसको आप अच्छे से याद रखना। एक कांस्टेंट है, हो सकता है शायद आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हो, रिडबर्ग कांस्टेंट। नहीं सुना? कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। कौन सा कांस्टेंट? रिडबर्ग कांस्टेंट। वैल्यू बिल्कुल घोट के पी जाना उसकी, क्योंकि ओटीज वगैरह में आ सकता है आपके लिए। क्लियर? उसकी वैल्यू होती है, सब लिखा हुआ है नोट्सों में, पहले समझ लो। R बराबर me4/8ε0² ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है। R बराबर me4/8ε0² इसके अलावा इसे ऐसे भी लिखते हैं 1/4πε0² 2π² me4/Hq(c) और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 1.1 × 10⁷ पर मीटर, या मैं चाहूं तो इसे मीटर इनवर्स भी लिख सकता हूं। सीन क्लियर है? मैं फिर बोल रहा हूं, जब से मैंने ये चैप्टर शुरू किया है हर वो जगह जहां मेन फॉर्मूलाज हैं आप उन पे राउंड मार लेना। पहले ही बोल रहा हूं, बाद में आप ही को तकलीफ होगी। ठीक है? बाद में ये सब चीजें करवाना पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए। फिर से बोल रहा हूं, रिडबर्ग कांस्टेंट कैसे, क्या कहानी है, कहां से हमने रखा है, वो सब बताऊंगा अभी आपको, लेकिन ये वैल्यू आप घोंट के भी जाना। इसमें से आप ज़्यादा नहीं कर सके, ये वाली अच्छे से याद रखना और ये इसकी वैल्यू। क्लियर? ये नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा। क्लियर? समझ लो, पहले नोट डाउन करने की जरूरत नहीं, सब आपके नोट्सों में लिखा है। कहाँ लिखा है अभी बताऊंगा मैं आपको। आर यहाँ पर रिडबर्ग कांस्टेंट है। आर बराबर होता है me4/8ε0² या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1.1 × 10⁷ पर मीटर। अब आपको याद, स्पेशली मेन इसको याद रखना। इसको अगर नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, पर आपको बता दूं ये जो आया है आया इसी से। ये कैसे आया है देख लो पहले। 2π² me⁴ डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट खोलो भैया, क्या लिखूं इसको? 16 π² ε0² Hq(c). π² से π² कैंसिल, 2 8 16। समझ में आई बात? आया कैसे है ये? मैं चाहता तो केवल ये लिखा देता, ये लिखाऊं ही नहीं, मैं ये और ये भी लिखा, कम कर सकता था आपके लिए, पर मेरा लिखाने का कारण ये है बेटा, अगर मैंने मान के चलो आपको केवल ये याद करा दिया और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया रिडबर्ग कांस्टेंट, है ना, अब उसमें आप ऑप्शनों में जे ढूंढ रहे होगे, इसके दर्शन ही नहीं होंगे, लिखा ये होगा, तो कम से कम अगर आपको पता है कि ऐसा कुछ भी होता है, कैलकुलेशन करके भी निकाले तो एटलीस्ट आप लगा तो सकते हो उसको। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इसलिए मेरे को सारे कराना जरूरी है। गॉट माई पॉइंट एवरीवन? मैं चीज़ों को काट छांट के बहुत छोटा भी कर सकता हूँ, लेकिन मान के चलो उसने थोड़ा सा भी घुमा दिया तो हम घूम जाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? तो अगर आप ये भी याद रखेंगे तो चलेगा, पर ऐसा कुछ होता है आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो इससे ये कैसे आया आपको समझ में आ गया? आपको एक भी याद रहेगा चलेगा। अब आपको बता दूं ये वैल्यू अगर बाई चांस आप भूल गए तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, पर कैलकुलेशन में आपका टाइम बहुत जाएगा। समझ पा रहे हैं? क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लेंदी होगी इसकी। आ जाओ कैलकुलेशन करते हैं।
m क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास आप सब जानते हो कितना होता है, ठीक है। E 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब देखो 1.6 इंटू 10 टू द -19 पावर है 4। दिमाग को दही है या कैलकुलेशन करते करते, यस और नो? अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू समझ गए? H प्लैंक कांस्टेंट है 6.62 इंटू 10 टू द -34 और C स्पीड ऑफ लाइट कितनी? अब ये सारी वैल्यूज जब आप रखोगे तो आपको ये हासिल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? डायरेक्ट याद रखना है, ये भी अच्छे से याद होना चाहिए और ये भी अच्छे से याद होना चाहिए। क्लियर? R बराबर me4/8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर HQC, या फिर हम इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर me4/HQC। क्लियर है? समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? क्लियर? क्या बोलते हैं R को यहाँ पर? रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है भैया, बढ़ जाऊँ आगे। अच्छा एक बात और बताओ मुझे, आप लोग पढ़ चुके हो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितने जूल? हाँ 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल। किसी जगह अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है तो मुझे उसे जूल में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूं? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 का मल्टीप्लाई कर दूं। और अगर किसी जगह जूल लिखा है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर दूं। काय का? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 का। एग्री करते हैं आप लोग? जो बोला आपको पल्ले पड़ा? चलिए तो भाई ठीक है, फिर अब आप लोग लायक है समझने के। तो भैया कल हमारी जो कहानी खत्म हुई थी, तो ये जो नोट है वो एक सेपरेट पेज पे लिखा हुआ है, मिल गया? पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 11 पे। पढ़ लिया सभी ने? इस नोट के जस्ट ऊपर एक और नोट है, वो नोट आप लोग मुझे बताएंगे। पहले मुझे ये बताओ, आप सभी लोगों को ये बात मैं बता चुका हूं कि जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये ऑर्बिट्स हैं। बोलो भैया, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ऐसे ही बहुत सारे ऑर्बिट होंगे। अब बताओ मैं लोअर से हायर की तरफ जा रहा हूं तो n की वैल्यू बढ़ रही है। आपको मैंने बताया था लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाते हैं तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया था। जिनको पता है वेल एंड गुड, नहीं पता तो आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो अल्फा जेड सी अपॉन एन। एन बढ़ जाएगा तो वी कम हो जाएगा। बोले भैया हायर ऑर्बिट में जा रहा हूं यानी एन बढ़ ही तो रहा है, और एन बढ़ेगा तो वी कम हो जाएगा। तो मतलब लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट में जाऊंगा तो स्पीड, और घाई में आंसर मत देना, सोच समझ के आंसर देना। स्पीड क्या हो रही है अपर ऑर्बिट में या लोअर ऑर्बिट में? अपर ऑर्बिट में स्पीड कम हो रही है। और स्पीड का डायरेक्ट कनेक्शन कौन सी एनर्जी से? जब अपर ऑर्बिट में स्पीड कम हो रही है तो अपर ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी कम होगी। यानी लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जा रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? और काइनेटिक एनर्जी अगर कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। जो बोला आपको पल्ले पड़ा? सीन क्लियर है? तो वो जो नोट है उसको भी पढ़ लो। कल हम लोगों ने जो लास्ट किया था दैट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट -mz² e की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। यस और नो? करें शुरुआत? गौर से देखिएगा, कल मैंने एंड यहां पर किया था क्लास को, इसके बाद जो नोट दिया है मैं उसे समझाने जा रहा हूं, अब आप समझ पाएंगे। गौर से देखें, En इज इक्वल टू -mz² e की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। एज इट इज लिख दिया मैंने। बोले भैया लिसन, यहां पर मैंने HC का मल्टीप्लाई किया और HC का डिवाइड किया। क्लियर है? बैलेंस है? अब मैं यहां पर जो भी लिख रहा हूं ना, मैं कोई दिमाग नहीं लगा रहा हूं, मुझे ऑलरेडी रटा हुआ है, मैं वही लिख रहा हूं। क्लियर? क्या लिख रहा हूं गौर से देखिए। ये मैंने लिख दिया, मैंने डायरेक्ट स्टेप लिख दिया। क्लियर? अब सुने, पहले तो देख लेते हैं ये बैलेंस है भी या नहीं है। HC ठीक है भैया, आगे बढ़ रहे हैं। Z²
एन स्क्वायर एन स्क्वायर। क्लियर है? अब आते हैं इधर, एम ई की पावर 4, एम ई की पावर 4 माइनस माइनस 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एच। समझ गए? बैलेंस है। अब आप बताओ, ई एन इज इक्वल टू माइनस, ये अवयाली आपने याद किया है, रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं इसे, आर। सीन क्लियर है? सी एच अपॉन, सीन क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है बात? इस पूरे की जगह मैंने क्या लिख दिया, आर, सी एच अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। स्टेप समझ में आ गया भैया सभी को? किसी को कोई दिक्कत? चलूं आगे। फॉर हाइड्रोजन एटम, बता भैया हाइड्रोजन एटम के लिए क्या बोलोगे? Z बराबर 1, हाइड्रोजन एटम के लिए Z बराबर 1, Z बराबर 1 रख दूंगा, क्या आएगा यहां पर? ई एन इज इक्वल टू माइनस आर सी एच अपॉन एन स्क्वायर। स्टेप क्लियर है सभी को? अब आप बताओ इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में क्या फर्क है? ये लिमिटेड फॉर्मूला हो गया, ये हर कंडीशन में नहीं लगेगा, ये केवल हाइड्रोजन एटम के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि आपने Z बराबर 1 रख दिया। कहानी समझ में आ रही है आप सभी को? आगे बढ़ रहा हूं, गौर से देखेंगे सभी लोग। ई एन इज इक्वल टू माइनस आर, क्या है यहां पर? रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू अवेल आपने देखी थी 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7। सी यहां पर स्पीड ऑफ लाइट है, क्या लिखूं? एच यहां पर प्लैंक कांस्टेंट है, क्या लिखूं? डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। यूनिट क्या आएगी? जूल, क्योंकि आपने एनर्जी निकाली है। यस और नो? अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो अगली बात पे आता हूं। इस जूल को मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, मैं क्या करूं? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 का डिवाइड कर दूं, तो इसे ऐसे लिखूं, ई एन इज इक्वल टू माइनस 1.1 इंटू 10 टू दी पावर 7 इंटू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, 6.62 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 है ना? मैंने एज इट इज लिख दिया, आप इनको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते थे यहां पर, समझ पा रहे? अपॉन एन स्क्वायर। बता भैया यहां पे क्या कर दूं? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 डिवाइड करने से ये जूल काय में बदल जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कहानी समझ में आ रही है आपको? तो ये आ जाएगा ई एन बराबर, इस पूरी कथा को जब आप सॉल्व करोगे तो माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? ये आ गई। ये भी एक फॉर्मूला है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। 99%, इवन 99.99% ये यूज में आवेगा। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई पट्टा आपसे पूछे कि भैया हाइड्रोजन एटम मॉडल में जो पहला ऑर्बिट है, पहले ऑर्बिट की रेडियस बताओ, तो एन की जगह क्या रख दूं? तो गौर से देखिएगा, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट एन बराबर 1 है, एन की जगह 1 रखूंगा, तो देखो E1 इज इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 1 लिखना जरूरी है, तो ये क्या आ गया? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गॉट माई पॉइंट एवरीवन? सेकेंड ऑर्बिट में निकालना है तो क्या करूं? सेकेंड ऑर्बिट के लिए n बराबर 2, n की जगह 2 रखूंगा, ये हो जाएगा हमारा ई एन इज इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन 4 कर लू डायरेक्ट, 4 1 जा 4, हाँ भैया 4 3 जा 12, बचा 1, 4 4 जा 16, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो भैया। इसी तरीके से आप तीसरे ऑर्बिट की, चौथे ऑर्बिट की, इनफाइनाइट वे ऑर्बिट की निकालते हैं, इनफाइनाइट वे ऑर्बिट की, तो n की जगह क्या लिखूंगा? अब एक बार बताओ, अपॉन में इनफाइनाइट आ जाएगा, इनफाइनाइट का स्क्वायर करोगे तो इनफाइनाइट, वो अपॉन में इनफाइनाइट आता है तो वैल्यू 0, यानी एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 0। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? आप देख रहे हो हर ऑर्बिट में एक फिक्स एनर्जी आ रही है, जितनी भी एनर्जीज है आपको नहीं लग रहा 13.6 का मल्टीपल है?
क्योंकि मैं इसे -13.6 इंटू 1/n² नहीं लिख सकता। बोलो भैया, इसीलिए बोला जाता है एनर्जी इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। नहीं, यही बात समझे, हर ऑर्बिट की अपनी एक स्पेसिफिक एनर्जी है। बात समझ में आ रही है सभी को? नोट पढ़ लो पूरा, समझ जाओगे आप लोग। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग बताना, इतने दिन से क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ध्यान से सुनो। वो कह रहा है जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में होता है, समझना, आपको बताना है। तो सपोज करो मैंने मान लिया अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में हो रहा है, तो बताओ एनर्जी एमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी? तो पूछ रहा है कितनी फ्रीक्वेंसी की वेव एमिट होगी। सोचो, आपने बोर्स एटॉमिक मॉडल के सारे पॉइंट पढ़ चुके हो, कौन सी वाली? चौथा वाला, समझ गए? देखो आप नंबर भी बोलने लगे तुम, चौथा वाला बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। यस और नो? क्वेश्चन हो गया, कुछ बचा नहीं, खत्म कहानी। लिसन एवरीवन, सब लोग सुनना ध्यान से। ये न्यूक्लियस है, बोले भैया, इसके चारों तरफ ये क्या है? काफी सारे ऑर्बिट्स बने हुए हैं, किसी को कोई दिक्कत? मैंने मान लिया ये पीवे नंबर का ऑर्बिट है, ये एनवे नंबर का ऑर्बिट है। सीन क्लियर है? अब वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है nth ऑर्बिट से p ऑर्बिट की तरफ। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है nth ऑर्बिट से p ऑर्बिट की तरफ। तो भैया हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो एमिशन करता है या एब्जॉर्प्शन करता है? तो कहता है जो रेडिएशन निकलेगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी या उसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो भैया बाय द बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन आई नो दैट En माइनस EP इज इक्वल टू एच न्यू। समझ गए? एच न्यू या डेल्टा ई भी लिख सकते हैं। यहां पर डेल्टा ई एनर्जी है, एनर्जी एच न्यू। स्टेप समझ में आ गया? तुमको निकालना क्या है? उसने फ्रीक्वेंसी पूछी नहीं है तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बोला था, उसने वेवलेंथ पूछी है। तो बता, जब फ्रीक्वेंसी पता है तो वेवलेंथ निकल आएगी। न्यू बराबर c/λ। तो न्यू की जगह क्या रख दिया? समझ गए? चलो आओ इधर आओ। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, तो अभी अभी ताजा ताजा पढ़ा है -RCH/n² इंटू Z²। पर हाइड्रोजन एटम मॉडल के लिए Z1 होता है। स्टेप क्लियर है? माइनस EP nवे ऑर्बिट में ये है तो pवे ऑर्बिट में ऐसे ही क्या लिखूंगा? समझ में नहीं आई? आ गई। HC/λ माइनस माइनस तो प्लस का RCH/P² मैंने पहले लिख दिया, माइनस का RCH/n² मैंने बाद में लिख दिया। बोलो भैया, HC/λ इज इक्वल टू क्या कॉमन आ रहा है? RCH कॉमन ले लिया, P² माइनस CH तो 1/λ बराबर R 1/P² माइनस 1/n²। इस फॉर्मूले से हम लोग वेवलेंथ निकाल सकते हैं। नहीं आई मेरी बात समझ में? क्लियर है? तो अगर उसने बोल दिया कि जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, उसकी वेवलेंथ अगर आपको निकालनी है तो आप ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। सुन लो, एक बात पहले ही बोल रहा हूं, क्या निकाली है तुमने? कौन सी वेवलेंथ है ये? जो एमिट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है? और एमिट तभी होती है जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है। बताओ तो n बड़ा या p बड़ा है? n बड़ा। यानी ये जो फॉर्मूला है, जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे n की वैल्यू बड़ी होगी किससे? p से। नहीं है ये बात समझ में? सीन क्लियर है? क्लियर है? जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, उसने बोला तीसरे ऑर्बिट से पांचवें ऑर्बिट में जा रही है, तो आपको देखना पड़ेगा जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो n की होगी, छोटी जो होगी वो जो मैंने बोला आपको पल्ले पड़ा, डेरिवेशन देख लो, समझ जाओगे। लिसन एवरीवन, अगर उसने हमसे केवल वेवलेंथ पूछी, और वेवलेंथ ही पूछता है, इससे ज्यादा पूछता नहीं है, तो यहां तक आप प्रूव कर देंगे। क्लियर? इसके अलावा एक टर्म और होती है, ये OT वगैरह में पूछ लेता है, वेव नंबर। वेव नंबर को हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है 1/λ। क्या होता है? तो 1/λ की जगह ये सिंबल रख सकता हूं, वेव नंबर। तो वेव नंबर इज इक्वल टू R 1/P² माइनस 1/n²। ऐसे भी, यानी इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं। आपको स्टेप समझ में आ रही है?
पूछे तो करना, वेव नंबर पूछेगा तो करना है, अन्यथा नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? उसने केवल वेवलेंथ पूछी तो हमें केवल यहां तक करना है। सीन क्लियर है? मैं फिर से बोल रहा हूं, वेव नंबर पूछे तो बताना। क्लियर? वेव नंबर कुछ और नहीं है, नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ, उसको बोलते हैं हम लोग वेव नंबर, न्यू बार से डिनोट करते हैं। सीन क्लियर है? इसके बाद शायद नोट में दिया होगा अलग से, देख लो उसको। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।